करेंगे और आनुवांशिकता की हम जब बात करेंगे तो इसके आगे के सिद्धांतों को समझने के लिए हम सबको कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा और उन शब्दों में से 5 से 6 शब्द जो यहाँ पर है, ये 6 शब्द है, इसके बारे में हम लोग को पहले से समझ लेते हैं। पहला है युग्म विकल्पी अवस्था, एलिलोमार्फिक स्टेज, इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद समयुग्म विकल्पी अवस्था, होमोजाइगस स्टेटस क्या होता है, इसको देखते हैं। फिर विषम युग्म विकल्पी अवस्था, हेट्रोजाइगस स्टेटस क्या होता है, फिर इसको देखेंगे। फिर ट्रेट्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसको देखते हैं। फिर फिनोटाइप क्या होता है, इसको देखते हैं। फिर जीनोटाइप क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर एक क्या करते हैं कि हम एक व्यक्ति बना लेते हैं, ये है आपका मेल, ठीक है ना, और यहाँ पर एक व्यक्ति बनाते हैं, ये है आपका फीमेल, ठीक है ना, फीमेल। तो ये मान लीजिए कि हमारा ये मनुष्य प्रजाति है। तो ये मनुष्य प्रजाति जब है तो ये मनुष्य प्रजाति का मतलब है कि हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। हम सब जानते हैं इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा, यानी महिला में भी 46, पुरुष में भी 46 होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक देखते हैं कि एक हम संतान इनको और जब इनको दोनों को क्रॉस कराया गया तो एक संतान की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। ये भी आपका मानव है, ठीक है ना, ये भी आपके मानव है, ठीक है ना, और ये भी आपके मानव है। तो मैंने आपको गुणसूत्र जब पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि हर जीव में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, कम या ज़्यादा नहीं हो सकती है। यानी मनुष्य में जितना यानी 46 गुणसूत्र है, यानी 23 पेयर, तो ये अमेरिका के भी मनुष्य में उतने ही हैं, इंडिया के भी मनुष्य में उतने ही हैं, और दुनिया के किसी भी मनुष्य में इतने ही होंगे। इससे न एक ज़्यादा न और एक कम। गुणसूत्र में गड़बड़ी यानी संख्या में कमी या अधिक होने से क्या होता है कि आपका विभिन्न प्रकार के बीमारियां उत्पन्न करती है ये, ठीक है ना। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं कि अगर संतान है, ये क्या है हमारा यहाँ पर पुरुष हैं, यानी इसके पिता हैं ये, ठीक है ना, तो ये पिता है। तो पिता में जो 46 गुणसूत्र है, इस 46 दो भाग में टूट जाएंगे, 23 और 23, और इसमें से एक 23 जो है यहाँ पर पिता से चले आएंगे इस बच्चे में, संतान में। ठीक इसी तरह से आपका ये जो माता का है, ठीक है ना, माता में 46 है, ये भी आपका 23 और 23 में टूटेंगे और क्या करेंगे कि इसमें से 23 इसमें आ जाएंगे, ये 23 है। मैंने रेड कलर से पिता में जो से आया उसको 23 लिखा और ब्लू कलर से जो माता में आया 23 उसको लिखा, और यह दोनों को मिलाकर 23 प्लस 23 कितना हो गया, 46 हो गया। अगेन इट बिकम्स 46। अब फिर से ये 46 हो गया। कहने का तात्पर्य था कि यहाँ मनुष्य है, इसका गुणसूत्र 46 है, ये भी मनुष्य है, इसका भी गुणसूत्र 46 है, और ये मनुष्य है, इसका भी गुणसूत्र 46 है। तो ये 46 है, ये 46 है, ये 46 है, यानी देख रहे हैं कि जितने मनुष्य है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 है, उससे ज़्यादा ना कम और न उससे अधिक है, ठीक है ना। ये जो आपका गुणसूत्र 46 रहा, यानी यहाँ से क्या निकला 23 और यहाँ से निकला 23, ठीक है ना। गुणसूत्र जो होते हैं युग्म में होते हैं, ठीक है ना, हमेशा। तो यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, युग्म विकल्पी अवस्था। युग्म का मतलब होता है जोड़ा में पाया जाना, ठीक है ना। युग्म का मतलब कितना होता है, जोड़ा में पाया जाना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा में, जोड़ा पाया जाना, ठीक है ना। युग्म का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जोड़ा। युग्म यानी क्या होता है, जोड़ा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई जोड़ा में पाया जाए, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग युग्म कहते हैं। और यह युग्म जो है हमेशा, यानी कोई भी गुणसूत्र जो होता है हमेशा के हमेशा युग्म में ही पाया जाता है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं
तो यह गुणसूत्र जो होते हैं यह अलग अलग अकेला होकर अपने कैरेक्टर्स को लेकर फिर अगले संतान में जाते हैं। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आप इसमें एक ही बात याद रख सकते हैं कि वो जो आप 46 देखे यानी 23 जोड़ा यहाँ भी जोड़े में थे और यहाँ भी जोड़े में हैं और यहाँ भी जोड़े में है, यानी युग्म अवस्था में है। हाँ, कोशिका विभाजन के दरमियान, निषेचन के दरमियान ये अपना 23 देंगे और ये 23 देंगे, तब जाकर 46 होंगे। यानी हमारा ये पहला जो नाम है क्या लिखा हुआ है, जीवों के शरीर में जीन या गुणसूत्र का एक सेट 2 गुणसूत्र पाया जाता है जो मातृपक्ष तथा पितृपक्ष से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर इसी से देखिए 46 है ना, इसमें से 46 में से कोई एक गुणसूत्र ले लीजिए, पिता का XY हो गया गुणसूत्र, और माता का ले लिए, आपने लिख लिया XX ले लिया। तो इसमें से एक X और इसमें से एक X अगर निकल गया तो ये XX मिलकर क्या बना दिया, फिर ये डबल X बना दिया, यानी जोड़ा में बना दिया, ये लड़की हो जाएगी। और अगर इसका Y ले लिए और इसका X ले लिए तो यहाँ X और Y ले लिए तो हमारा यह क्या बन जाएगा, ये हमारा लड़का बन जाएगा। तो ये अभी लिंग निर्धारण अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है। यहाँ जो कह रहा है उसको समझिए, जीवों के शरीर में जीन या गुणसूत्र का एक सेट 2 गुणसूत्र, सेट का मतलब क्या होता है, 2 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी हमेशा सेट में पाया जाता है, जोड़ा में पाया जाता है। लेकिन वो जोड़ा का निर्माण कैसे होता है, उसमें से जो मातृपक्ष यानी एक जोड़ा जो बना उसमें से एक सेट क्या है, मातृपक्ष यानी माता के तरफ, और एक जो है पितृपक्ष यानी एक पिता के तरफ से आकर और क्या करता है, फिर से पेयर बना देता है, जोड़ा बना देता है। तो हमेशा यहाँ का सीधा सा सादा याद ध्यान रखेंगे कि हमेशा गुणसूत्र जो होगा वो पेयर में पाया जाएगा, जोड़ा में पाया जाएगा, जिसको हम लोग युग्म में कहते हैं। यानी क्या होता है, युग्म यानी जोड़ा, ठीक है ना। सामान्य भाषा में अगर हम लोग इसको ऐसे समझें, ठीक है ना। देखो ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये आमतौर से इसको समझ हम नहीं पाते हैं क्योंकि इसकी शब्दावलियों को ही नहीं समझ पाते हैं, और ये कह रहा है क्या, इसी चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो पहला क्या कहा कि, पहला कहा कि गुणसूत्र जो है ये तुम्हारा पहला पॉइंट, ये जो रिजल्ट के तौर पर अगर हम लोग देख ले तो ये क्या बता रहा है कि ये पेयर में पाया जाएगा। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा में पाया जाता है। ले देकर निचोड़ यही हम लोग निकाले इसका अर्थ। दूसरा हम लोग देखते हैं समयुग विकल्पी अवस्था, होमोजाइगस स्टेटस। अब ये होमोजाइगस स्टेटस क्या है, जरा गौर से समझिए। इसकी परिभाषा अगर देखिएगा तो कहिएगा, समान जीनों के एक सेट का पाया जाना। यह या तो प्रभावी जीनों का एक सेट हो सकता है या यह तो अप्रभावी जीनों का एक सेट हो सकता है। अब इसको समझ लिए, इसके क्या समझते हैं हम। देखिए आपका और एक विषम युग विकल्पी समझता है, ये दोनों को एक साथ समझ लीजिए, दोनों एक ही चीज़ें है, ठीक है ना। आप एक जो हमने गुणसूत्र लिया, ठीक है ना, गुणसूत्र आप ये जानते हैं कि जैसे अभी हमने बताया XX या XY जोड़ा में पाया जाएगा, ये हमने आपको बताया। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका, हम यहाँ पर एक गुणसूत्र ले लेते हैं, यहाँ ये यही ले ही लिया, इसी को देखते हैं। यहाँ X और ये X है, ठीक है ना, ये X और X है, दोनों क्या है, एक समान है, दोनों क्या है, एक समान है। और यहाँ पर ये X है और ये Y है, दोनों क्या है, असमान है, ठीक है ना, दोनों क्या है, हमारा असमान है। तो एक समान को ही हम लोग समयुग्म विकल्पी अवस्था कहते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा ना ये शब्दों को, तो युग्म का मतलब 2 और सम मतलब एक जैसा बराबर, हम लोग जानते हैं ना। अविकल्पी अवस्था तो ये ऐसी अवस्था जिसमें दोनों का दोनों गुणसूत्र क्या हो, एक समान हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समयुग्म विकल्पी अवस्था। इसकी परिभाषा क्या लिखा गया है, समान जीनों के, जीन या गुणसूत्र वही है, बात समझ में आ गया ना। जीन हम लोग पढ़ चुके हैं, जीन कह दे या कभी हमारे मुंह से निकल जाए या गुणसूत्र निकल जाए, बात दोनों एक ही है। दोनों में बारीकी से अंतर है, लेकिन वो जीन गुणसूत्र का ही एक इकाई है आपका जीन, ठीक है ना।
तो समान जीनों के एक सेट का पाया जाना, यानी एक सेट जो आपने ऊपर वाले में चर्चा किया है कि एक सेट यानी जोड़ा में पाया जाएगा, वो एक समान होना चाहिए, तो वो समयुग्म विकल्पी कहलाएगा। विषम वाला में क्या है इसे समझिए, कह रहे हैं क्या, असमान जीनों का एक सेट पाया जाना। असमान है यानी आप यहाँ देख सकते हैं एक्स वाई है, असमान है, और यहाँ एक्स एक्स है, क्या हमारा एक समान है, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने शब्द में उदाहरण में आपको दिया था, यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर और फिर यहाँ कैपिटल आर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, कि यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि समयुग्म विकल्पी अवस्था या किसी भी अवस्था में दो जीन तो आपका जोड़ा में होंगे, ये कन्फर्म है, ये फिक्स है। दूसरा ये होगा कि यह जीन यानी गुणसूत्र समयुग्म विकल्पी हो सकते हैं, यानी दोनों एक समान हो सकते हैं, अथवा विषम युग्म विकल्पी हो सकते हैं, यानी अलग अलग हो सकते हैं, एक समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों बात में एक बात का और ध्यान रखना होगा, वो है प्रभावी, ठीक है ना, गुण सूत्र यानी प्रभावी गुण, और एक होगा अप्रभावी। अगर गुणसूत्र या जो है, ठीक है ना, गुणसूत्र ये अगर प्रभावी है तो ध्यान रखेंगे हम लोग उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अब कहिएगा कि ये काहे को करते हैं, देखिए किसी चीज़ को आपको अगर दो चीज़ों में अंतर पता करना है तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम दोनों को अलग अलग माने। जैसे राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना है, तो आप राम की आयु x मान लेते हैं, श्याम की आयु y मान लेते हैं, और तब दोनों के बीच में एक रिश्ता स्थापित कर देते हैं, समीकरण। यानी दो चीज़ को आप मान रहे हैं, तो एक को x और एक को y मान रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ 2 गुण आ रहा है, तो हम कोई ना कोई तो एक तरीका मान लेना पड़ेगा हमको कि दोनों में हम अंतर करें। तो वो तरीका क्या होता है कि प्रभावी गुण है अगर, तो वो हम क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल से लिख देंगे। प्रभावी गुण है तो क्या करेंगे, कैपिटल से लिख देंगे। अब यहाँ पर ये कैपिटल से जैसे लिख दिए, और अप्रभावी गुण अगर है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल से करेंगे। अब मैं कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग अगर देखें तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जो भी हम लिखेंगे एक संकेत के तौर पर, एक लेटर के तौर पे, तो आप उसको कहिएगा कि ये गुणसूत्र है कि नहीं है। क्या पहला नियम के अनुसार x या अकेला y गुणसूत्र हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये हमेशा इस तरह से नहीं पाया जाएगा, ये पाया जाएगा x या x y एक जगह होगा, या हमारा क्या कहते हैं x x ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर हम इसके लिए अगर दूसरा ले ले, सिर्फ r अगर हमने एक अक्षर लिया, तो क्या यह r गुणसूत्र को डिनोट करेगा किसी को। मान ले रहे हैं r x y z a b c d कुछ भी हम मान ले रहे हैं, 84 मान रहे हैं, r नहीं करेगा, लेकिन ये r कैपिटल R कर सकता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये x है और ये आपका ये मान लीजिए कि ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है, ये सूचित करेगा कि नहीं करेगा, ये भी करेगा। छोटा बड़ा आपको नहीं देखना है, आपको देखना है क्या कि दो का है कि नहीं, यानी एक सेट है कि नहीं। तो युग्म विकल्पी अवस्था होगा, यानी एक युग्म में होगा आपका। यानी अगर हम x और y दे दे या x x दे दे, तो इस दोनों को अगर हम ये कहेंगे तो क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी में है ये, ठीक है, यानी युग्म में है, यानी ये गुणसूत्र का एक संकेत लिखने का तरीका हमारा सही है। दूसरा अगर हम बात करें x x, तो ये क्या है, समयुग्म है। ये कैसी अवस्था है इसकी, समयुग्म अवस्था है, ठीक है ना। अगर हम बात करें x y की, तो ये कैसा है, विषम युग्म की अवस्था है, ठीक है ना। अब तीनों में अंतर आपने समझ में आ गया। पहला आपका नियम ये कहता है कि गुणसूत्र हमेशा पेयर में पाया जाएगा, और वह संतान उत्पत्ति के समय में एक मातृपक्ष से निकलेगा और एक पितृपक्ष से, और फिर जोड़ा बना देगा, ये क्लियर। दूसरा कहता है कि समयुग्म यानी दोनों गुणसूत्र एक जैसा, यानी एक समान जीनों का या गुणसूत्रों का पाया जाना। तीसरा आपका कहता है विषम युग्म विकल्पी, यानी तीसरा ये दो जो गुणसूत्र है उसमें एक अलग होंगे और दूसरा अलग होंगे, ठीक है ना।
दोनों अलग अलग लक्षण को बताएंगे, एक जैसा नहीं होंगे। यानी विषम का मतलब होता है एक समान नहीं। क्लियर है। दूसरा बात क्या है कि विषम युग विकल्पी हो गया। अब हम लोग ये विकल्पी जो शब्द था तीनों का मतलब आप समझ में आ गया और इस चीज़ को आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसके अगला टॉपिक पर। इसमें अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक है ट्रेट्स के लक्षण। अब समझो इसको क्या कहते हैं। आज के डेट में हम लोग अभी देखे हैं कि 1909 में क्या चीज़ का खोज हो चुका था, जीन का। 1909 में जीन का, ठीक है ना। जीन का खोज कौन किए थे, ठीक है, नहीं याद रखते हैं, सब याद रखा कीजिए। तो जॉनसन। और 1875 में क्या चीज़ का खोज हुआ था, डीएनए का कि गुणसूत्र का, जीन का। तो अभी भी 1909 बोल दिया सब। इसका मतलब है कि आप लोग घर पर याद करते नहीं हैं इस टॉपिक को, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, पिटाई भी लगेगी आप लोग को। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा क्या कि वर्तमान समय में हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र को हम लोग कहते हैं या जीन को कहते हैं कि ये आनुवांशिक इकाई है। इस गुणसूत्र को या जीन को हम लोग कहते हैं कि ये आनुवांशिक इकाई है। ये हम लोग आज के डेट में हम लोग बोलते हैं। तो ये जो शब्द है ये आनुवांशिक इकाई यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को ले जाने का यह काम करता है। ये सब हम लोग बोलते हैं ना। इसी चीज़ को मेंडल ने अपने प्रयोग में गुणसूत्र ये जीन न कहकर वो ट्रेट्स बोले थे, ठीक है ना। ट्रेट्स का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, यानी ये लक्षण का। तो ये हमारा ये ट्रेट्स का मतलब समझ में आया, लक्षण का मतलब समझ में आ गया। ये अगर तुमको मेंडल के लॉ को पढ़ते वक्त या आनुवांशिकता में पढ़ते वक्त इस सब टॉपिक में अगर कहीं पर ट्रेट्स आता है तो इसका मतलब कुछ और मत समझना। इसका मतलब समझना कि ये गुणसूत्र ही है या जीन ही के, उसी के लिए ये दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया, यानी उसका मतलब कैरेक्टर है। गुणसूत्र या जीन क्या करता है, कैरेक्टर है को, कैरेक्टर मतलब लक्षण, ठीक है ना। माता पिता के लक्षण को बताता है बच्चों में, संतान में, यही तो काम है इसका। लेकिन ये शब्द सब उस समय उतना नहीं गढ़े गए थे और ये जो शब्द, ये सब शब्दों के लिए यानी ये लक्षण बताने वाले कैरेक्टर के लिए ट्रेट्स नाम का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने मेंडल साहब ने किया था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि ये जब थ्योरी पढ़ेंगे और उसमें कहीं भी पढ़ने के दरमियान इस तरह की प्रयोगों का, वहाँ पर इस तरह की बातों का, शब्दों का चर्चा हो तो आप ये जान जाए कि ये चीज़ होते हैं। अगला ये आप समझ में आ गया, मेंडल ने लक्षणों के वाहक के लिए, यानी लक्षण जो सीधी सी बात है कि जो उनको लक्षण, जिन्होंने जो लिखा कि ये लक्षण होते हैं और ये लक्षण आगे बढ़ते हैं, यानी ये सब के लिए जो इस्तेमाल किए लक्षण, गुण, विशेषताएं, वो के लिए मेंडल ने ट्रेट शब्द का प्रयोग किया। अगला है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है इसको समझ लीजिए, और जीनोटाइप क्या होता है इसको समझ लीजिए। शारीरिक लक्षण, देखो अगर तुम आनुवांशिक को पढ़ रहे हो तो तुम ये देखोगे कि एक माता पिता है और माता पिता से बच्चों में क्या हो रहा है कि गुण का ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। तो जब पीढ़ी में जा रहा है तो मैंने बताया था पिछले क्लास में, आप ध्यान दीजिए कि पिता का नाम नाक नुकीला है और माँ का नाम चपटी है। तो पिता का नुकीला है, अगर ये नुकीला नाक संतान में चला गया तो ये जो शारीरिक रूप से वो जो दिखाई दिया, यानी शारीरिक रूप से जो दिखाई देने वाली ये जो विशेषताएं हैं अगले संतान में, अगले पीढ़ी में, उसी को हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। यानी अगर आपको कहीं पर फिनोटाइप की अगर बात करें तो ये समझ लीजिएगा कि ये वो लक्षण की बात कर रहा है, वो गुण की बात कर रहा है जो शरीर में आपको शारीरिक रूप से दिखाई देने वाला है, यानी शारीरिक रूप से आप देख सकते हैं। समझ में आता है? जीनोटाइप जो है वो आपको शारीरिक रूप से नहीं दिखाई देने वाला है, वो जीन स्तर पर, जीन तो आपको नहीं दिखता है, यानी वो जीन के स्तर पर उस तरह की है वो संरचना। यानी आपके शरीर में, यानी जिसका ये हुआ है संतान क्रॉस, अगला पीढ़ी जो है, उसमें जीन स्तर पर जो लक्षण मौजूद हैं उसको हम लोग जीनोटाइप कहेंगे और फिनोटाइप कहेंगे जो शारीरिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर समझने का मतलब रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, कद, काठी, मोटापा, ये सब चीज़ें आपका शारीरिक लक्षण में आ गया, जो ऊपर से आपको दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं।
तो आपको मैंने 5 टर्म को 6 टर्म को क्लियर कर दिया जो हमारा ये आनुवांशिक चैप्टर में इस्तेमाल होगा। वो होगा युग्म विकल्पीय अवस्था, यानी हमेशा युग्म में पाया जाएगा। समयुग्म विकल्पीय अवस्था, अगर दोनों क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र एक समान हो तो समयुग्म विकल्पीय अवस्था, अगर दोनों अलग अलग हो तो उसको विषम युग्म विकल्पीय अवस्था। चौथा है ट्रेड्स यानी लक्षण। मेंडल का नियम में ये कहते हैं जो लक्षण को बताने के लिए जो शब्द का प्रयोग किए, जो आज हम लोग जिन गुणसूत्र करते हैं उन्होंने ट्रेड्स किया। फिर फिनोटाइप्स जो शारीरिक बदलाव आए आपको दिखाई दे उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, और जो जीन स्तर पर बदलाव या परिवर्तन हो या लक्षण हो उनका हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, इसको इतने ही